Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. बात करेंगे another important in questions की from Indian economy जो आपको आपके board exams and CUET दोनों में help करेंगे. चलिए start करते हैं with the first question and the question is systematic deindustrialization led to the penetration of dash goods in the Indian markets. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया, हमारी इंडियन इकोनॉमी को, तो इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में इंडिया की मार्केट्स में कौन से गुड्स पेनिट्रेट कर गए, फैल गए, कौन से गुड्स भर गए? तो देखिए कौन से गुड्स थे? ब्रिटिश डोमेस्टिक कॉस्टली चीप. चीप गुड्स नो, ठीक है, क्योंकि चीप गुड्स नहीं थे वो. ठीक है, रीजन मैं अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ. कॉस्टली इसी से रिलेट करके समझेंगे. डोमेस्टिक हो ही नहीं सकते थे जब इंडिया की इंडस्ट्रीज को ही डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, इंडिया की इंडस्ट्रीज को रुइन कर दिया गया, इंडिया की इकोनॉमी को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, तो कैसे डोमेस्टिक गुड्स आ सकते थे? ओनली ऑप्शन इज कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करके अपने गुड्स को इंडिया की मार्केट में भरा, पेनिट्रेट किया. तो ब्रिटिश गुड्स पेनिट्रेट हुए इंडिया में. अब ब्रिटिश गुड्स चीप तो नहीं थे, देवर कॉस्टली. तो कॉस्टली गुड्स, चीप गुड्स दोनों ही नहीं हो सकते. चीप गुड्स क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो कॉस्टली थे. और कॉस्टली हम इसलिए नहीं लिखते डायरेक्टली क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश गुड्स का ऑप्शन है. ठीक है, तो इसलिए हम ब्रिटिश गुड्स के बारे में लिखेंगे कि ब्रिटिश गुड्स वर पेनिट्रेटेड इन इंडियन मार्केट्स. तो फर्स्ट आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, सेकंड क्वेश्चन. The decline of handicraft industries creates new demand in the consumer market. कौन से गुड्स की डिमांड क्रिएट होने लगी कंज्यूमर मार्केट में? इंडियन गुड्स, ब्रिटेन गुड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो देखिए जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई तो नई डिमांड किसकी आएगी? ब्रिटेन मेड गुड्स की आएगी इन कंज्यूमर मार्केट. क्लियर? तो इंडियन मार्केट्स, इंडियन गुड्स इज नॉट द राइट आंसर. Both A and B, none of these, ये सब exclude. Okay, B option is the right answer. 193rd question. Okay. The primary motive of colonial government was to. कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका प्राइमरी मोटिव क्या था? देखें, टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, टू डेवलप इंडिया, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, नन ऑफ दीज. पहली चीज, इंडिया को डेवलप करना उनका मेन रीजन नहीं था. वो तो इंडिया को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करते थे, वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहे थे. अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, ना कि इंडिया की डेवलपमेंट. ओके, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, नो, वो तो चाहते थे कि इंडिया हमेशा डिपेंडेंट रहे ब्रिटेन के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे. तो सेल्फ रिलायंट तो हो ही नहीं सकता. ओके, टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, यस, कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को खत्म करके अपने जो गुड्स हैं उनको इंडिया में लाया जाए. तो ये था इनका मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, 194th क्वेश्चन. Which industry received the major setback during colonial rule? colonial rule के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा सेटबैक लगा था? तो देखें, हैंडीक्राफ्ट, सीमेंट, शुगर, आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील तो बहुत लेट आया. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री नहीं था आंसर. सीमेंट इंडस्ट्री ये मेन की इंडस्ट्रीज हैं, ये तो इंडिया में तब थी ही नहीं. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हाथ से जो काम होते थे, यूटेंसिल्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, ये सब कुछ जो था. ठीक है, टॉयज या आप ये कह सकते हो यूटेंसिल्स या कपड़ा, सब कुछ हाथ से बनाया जाता था. तो इसको इन्होंने खत्म किया. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मेजर सेटबैक लगा क्योंकि जब ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आने लगे तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड कम हो गई और उनके ऊपर टैक्सेस इंपोज किए गए, थोड़ा टैरिफ पॉलिसी उनके ऊपर लगाई गई, थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का यूज किया गया और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रुइन किया गया. ठीक है, ओके. 195th क्वेश्चन. डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड. हमारी जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इनके डिक्लाइन से क्या हुआ? मैसिव एम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा जो लोगों के पास काम था वो भी चला गया था. ठीक है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, यस. हमारी इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन से देश में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भरा. इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हो ही नहीं सकता जब इंडस्ट्रीज ही डिक्लाइन हो गई हैं.
इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन लोकल प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज ही डिक्लाइन हो गई हैं तो कैसे डिमांड बढ़ सकती है? तो द राइट आंसर इज ओनली बी ऑप्शन. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 196. तो देखें, इनिशियली द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ. तो स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहां तक कन्फाइंड थी? विद द सेटिंग अप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज और A&B. देखिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो ब्रिटिशर्स ने बेटा इनिशियली आने ही नहीं दी, क्योंकि वो अपनी जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ करवा रहे थे हमसे. ठीक है, तो इंडिया में तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इनिशियली दिखी ही नहीं, वो तो बहुत लेट जाके दिखी. तो स्टार्टिंग में सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स ही जो थी वो यहां तक सेट हो पाई थी इंडिया में, इसीलिए द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 197. इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू कि अगर आप ऐसे ही और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम है या बोर्ड्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 20 मार्क्स के, ये जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है. ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, पर साथ में और बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ताकि आप एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, हर चीज को आप मैनेज करना सीख पाए. तो ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें और ऐसे प्रैक्टिस करें और काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो अगर आपको कोई भी इसके बारे में डिटेल्स चाहिए हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो हम आपसे डील कर सकते हैं, हम उन आपकी इंक्वायरीज को सुन सकते हैं और आपको एंटरटेन कर सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस एंड आगे के क्वेश्चन की. तो देखें, during the second half of the 19th century, the cotton textile mills mainly dominated by the Indian entrepreneurs were located mainly in. तो सेकेंड हाफ में जो 19th सेंचुरी के कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा डोमिनेटेड थी, वो कहां लोकेट करती थी? वो महाराष्ट्र में लोकेट करती थी, यानी कि बी ऑप्शन. बंगाल के लिए तो जूट था. ठीक है, कैलकाटा मध्य प्रदेश आर नॉट द राइट आंसर. आंसर इज महाराष्ट्र, यानी कि बी ऑप्शन. क्लियर? ओके, क्योंकि ना एक्चुअली महाराष्ट्र इज नॉट राइट आंसर, इट वाज एक्चुअली बॉम्बे. ठीक है, तो बॉम्बे जो कि एक महाराष्ट्र और गुजरात को इकट्ठे कहा करते थे हम, तो बॉम्बे वाज द मेन लोकेशन फॉर द कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, इसीलिए हमने यहाँ पे महाराष्ट्र बोला. क्लियर? ओके. 198th क्वेश्चन. The jute mills dominated by foreigners during the British rule were mainly concentrated in. ध्यान से देखिए, jute mills dominated by foreigners during the British rule were mainly concentrated in Bengal. Bengal सबसे ज्यादा हाई रिच जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है. ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा जूट को एक्सपोर्ट करवाता था, जूट को प्रोड्यूस बंगाल ही करता था. ठीक है, ओके. 199th क्वेश्चन. The iron and steel industries begin coming up in the beginning of dash century. तो देखिए, सबसे पहले इंडिया में आया था टिस्को की बात हम करते हैं 1907, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, लिमिटेड. ये जो कंपनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है इसका इंडिया की ग्रोथ में, आज से नहीं, जब से ये कंपनी आई है तब से. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, इवन के सीयूईटी के भी एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हमेशा याद रखें. 1907 में इसको सेटअप किया गया. तो ये कौन सी सेंचुरी हुई? ये सेंचुरी हुई ना 20th सेंचुरी. तो राइट आंसर इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगिन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि बी ऑप्शन. 19th, 18th, 16 ये सब गलत है. द राइट आंसर इज 20th सेंचुरी. ओके, द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 200th क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. तो अभी तक भी अगर आपने पीछे की वीडियोस को नहीं सुना है तो जल्दी से जाके उन वीडियोस को सुने और 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. क्लियर? तो देखें, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर. नए इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक बताएं. Very limited area of operation of the public sector, very unlimited area of the operation of public sector, ये तो था ही नहीं. Very limited area of operation of private sector, no. This is C option.
very unlimited area of operation of the private sector? No, the right answer is only very limited area, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए बहुत लिमिटेड एरिया है यहाँ पे इन सेक्टर्स के अंदर। हमारी न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यही इसका मेजर ड्रॉबैक है, सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे 200 क्वेश्चंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर अभी भी आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं, पीछे की कुछ वीडियोस को नहीं वॉच किया है, तो जल्दी से जाके पीछे की पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस को वॉच करें और प्रैक्टिस करें इको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके सीयूईटी एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।